डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम राष्ट्रीय आय का मापन पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। उसमें से जो पहली विधि है उत्पादन विधि या मूल्य संवर्धन विधि, दूसरी विधि है आय विधि और तीसरी विधि है व्यय विधि। तो हम जो पहली विधि पढ़ रहे थे जिसका नाम था उत्पादन विधि या इसे कह सकते हैं मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य संवर्धन कह दो या मूल्य संवर्धित विधि कह दो, एक ही बात है। मूल्य संवर्धित विधि, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पहले तो हमने पढ़ा था कि तीनों की जो राष्ट्रीय आय की जो तीनों विधियों की जो है राष्ट्रीय आय लगभग एक समान आती है, ठीक है। तो हमने मूल्य संवर्धन विधि पढ़ी थी कि राष्ट्रीय आय के जो मापन में जो है पहली उत्पादन विधि में हमने देखा था कि एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। तो इसमें एक समस्या आती है कि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है कि भी किस वस्तु का मूल्य जोड़ा जाए और किस वस्तु का मूल्य घटाया जाए। तो मूल्य संवर्धन क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमने कुछ जो है इसके बारे में कुछ कल अध्ययन कर दिया था, या मूल्य संवर्धित विधि कह दो या मूल्य संवर्धन कह दो। तो इस विधि में हमने दो बातों आपको ध्यान रखना है कि एक उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना या भ्रामक गणना, भ्रामक मतलब जो हमें लगता तो है कि भाई ये उत्पादन में जुड़ना चाहिए, राष्ट्रीय आय में जुड़ना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो डबल काउंटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि दोहरी गणना जो है उससे बचना चाहिए, ठीक है। या भ्रामक गणना करते समय बचने के लिए क्या किया जाता है। अगर दोहरी गणना से एक नंबर का सवाल आए कि अगर राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना या भ्रामक गणना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या है अंतिम वस्तु और सेवाओं का ही जो है गणना करनी चाहिए, उन्हीं के मूल्यों को है सम्मिलित करना चाहिए। तो भ्रामक गणना से बचने के लिए कह दो या दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। अब दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाए, इसका एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि अगर राष्ट्रीय आय में डबल काउंटिंग होती है, दोहरी गणना होती है, तो उसके लिए एक विधि प्रयोग करते हैं जिसे हम मूल्य संवर्धन विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। मूल्य संवर्धन विधि में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में जो है उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात हो जाता है। अब मूल्य संवर्धन है क्या, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण करने से आपको जो है मूल्य संवर्धन विधि आ जाएगी, ठीक है। तो उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, इसमें मूल्य संवर्धन क्या होता है। तो यहाँ हम एक तालिका बनाते हैं, इधर हमने ली क्रम संख्या, इधर ली हमने उत्पादित वस्तु, या सेवा, इधर ली उसकी मात्रा और इधर लिया उसका मूल्य। और इधर लिया कुल योग। देखिए मूल्य संवर्धन को समझने के लिए हम इस तालिका से इसको मूल्य संवर्धन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पहली वस्तु है अपने, जैसे हमने देखा यहाँ वस्तु का नाम है पेन का उत्पादन होता है एक साल में, ठीक है। 4 पेन का उत्पादन होता है और प्रत्येक पेन का मूल्य जो है वो 10 रुपये है। तो इसका मतलब राष्ट्रीय आय यानी कुल पेन का कुल उत्पादन कितना हो गया, कुल मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये, ठीक है। दूसरा पंखा, अगर 10 पंखे बनते हैं एक साल में, एक वर्ष में, और प्रत्येक पंखे का मूल्य है 100 रुपये, तो इसका मतलब
पंखों का कुल योग कितना हो गया? 1000 रुपये के पंखे एक साल में बनते हैं। ठीक है। तीसरा है आपके गेहूं। ठीक है, गेहूं का उत्पादन होता है 200 किलो। कितना किलो होता है? 200 किलो। और प्रत्येक 1 किलो गेहूं का मूल्य है 20 रुपये। ठीक है, तो कुल कितने रुपए मूल्य का गेहूं उत्पादित हुआ? 4000 रुपये। ठीक है। और जैसे सेवाओं को भी सम्मिलित कर रहे हैं, तो यहाँ डॉक्टर जो है वो एक दिन में, एक साल में कितना रुपए कमाता है? तो अगर डॉक्टर जो है 20 डॉक्टर हैं देश में, ठीक है, और 20 डॉक्टर हैं और प्रत्येक डॉक्टर अगर 4000 रुपये महीने के कमाता है, 4000 रुपये सालाना कमाता है, तो इसका मतलब 20 चौक 80,000 रुपये। यानी डॉक्टर जो है एक साल में राष्ट्रीय आय में 80,000 रुपये का योगदान। तो ये माना कि एक देश में 4 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होगा? कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कितने हो गए? 80 और 4 84 और 85,040 रुपये। ये कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एक साल में। तो ये तो हो गई आपके उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, जितनी वस्तुएं उत्पादित होती है एक साल में, उन सब का मूल्य योग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, उत्पादन की मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। मात्रा कितनी है, हमें उसका बाजार मूल्य देखना है। तो बाजार मूल्य उसका पेन 10 रुपये में बिकता है तो कुल 40 रुपये के पेन बने, पंखा 100 रुपये में बिकता है तो कुल 10 पंखे बने, 1000 रुपये के पंखे बन गए। गेहूँ अगर 200 किलो गेहूँ उत्पादित होता है एक साल में और प्रत्येक किलो का गेहूँ का मूल्य 20 रुपये है, तो 4000 रुपये के गेहूँ बने। और डॉक्टर जो है देश में 20 डॉक्टर हैं और प्रत्येक डॉक्टर सालाना 4000 रुपये कमाता था, तो ये माना कि 4 है। तो ये इस विधि में अगर आपसे पूछा जाए उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, तो उत्पादन विधि से जो है इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक देश में जितना उत्पादन एक साल के अंदर होता है, उन सब के बाजार मूल्यों का योग ही कुल जो है इस विधि में कुल उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का आधार होता है। ठीक है, अब इसमें एक सी समस्या आती है दोहरी गणना। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? तो दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये मूल्य संवर्धन विधि होती क्या है? इसे मूल्य संवर्धन विधि कह दो या मूल्य वर्धित विधि कह दो, एक ही बात है। मूल्य वर्धित विधि अब मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हमने बात की थी दोहरी गणना से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अब क्या उदाहरण लिया? मूल्य संवर्धन विधि से बचने के लिए जो है दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं अपन कि माना एक जो है बेकरी वाला है, ठीक है, और उसने डबल रोटी का एक पैकेट जो है, कौन है? बेकरी वाला। इसको हमने पहले ही समझ लिया था। उसने एक डबल रोटी बनाई है। ठीक है, उसने डबल रोटी कह दो, ब्रेड कह दो, तो एक ब्रेड का जो है मूल्य 60 रुपये है। 60 रुपये में वो एक ब्रेड का पैकेट बेचता है। ठीक है, अब इसे बनाने में क्या क्या चाहिए? इसे बनाने में 1 किलो आटा चाहिए। इस एक ब्रेड के पैकेट को बनाने के लिए 1 किलो आटा चाहिए। और उस आटा में जो है, आटा बनाने में वह आटा चक्की वाले से, ब्रेड बनाने वाला आटा चक्की वाले से अगर 1 किलो आटा लेगा तो उसे 40 रुपये में आटा लेगा। 1 किलो आटा अगर उससे ख़रीदना है तो वो आटा चक्की वाले से कितने में आटा खरीदेगा? 40 रुपये में आटा खरीदेगा। ठीक है, जबकि आटा चक्की वाला क्या करेगा? 1 किलो गेहूं खरीदेगा। भाई आटा किससे बनेगा? गेहूं से बनेगा। तो वो 1 किलो आटा जो है 1 किलो गेहूं खरीदेगा और वो किसान से 1 किलो गेहूं जो है वो खरीदता है 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है,
किसान से गेहूं कितने में खरीदता है आटा चक्की वाला? 30 रुपए में। वो उससे आटा बना करके और कितने रुपए में बेचता है? 40 रुपए में। और ब्रेड वाला बेकर जो क्या करेगा, उस 1 किलो गेहूं यानी 1 किलो आटे 40 रुपए के आटे से ब्रेड का उत्पादन करता है। तो 3 जगह, तीनों ने उत्पादन किया राष्ट्रीय आय में। अगर तीनों के उत्पादन को जोड़ा, किसान कैसा, मैंने 1 किलो गेहूं बेचा, साल में 1 किलो गेहूं बनाया। आटा चक्की वाले कहेगा मैंने 1 किलो आटा बना कर बेच, आटा जो है पीस करके बेचा। और ब्रेड वाला कहेगा मैंने 1 ब्रेड बेची। तो अगर तीनों अपने उत्पादन को राष्ट्रीय आय में जुड़वाएं तो राष्ट्रीय आय का मूल्य कहाँ पहुंच जाएगा? 130 रुपये। क्या 130 रुपये का उत्पादन हुआ देश में? नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि तीनों ने राष्ट्रीय आय में योगदान दिया है। तीनों ने, किसान ने गेहूं उत्पादित किया है, इसने 1 किलो आटे से कमाया लाभ, और इसने ब्रेड बेच के कमाया। तो तीनों ने उत्पादन किया। अगर तीनों को जोड़ा जाए तो राष्ट्रीय आय में 130 रुपये का उत्पादन हो रहा है, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है। यदि बेकर, आटा चक्की वाला और किसान तीनों 1-1 किलो गेहूं के मूल्य का जोड़े तो कितना पहुंच जाएगा? 130 रुपये। यानी और मूल्य कितना पहुंच जाएगा? 130। और उत्पादन कितना पहुंच जाएगा? उत्पादन 1 किलो, 1 किलो और 1 किलो, तो 3 किलो उत्पादन हुआ क्या देश में? 3 किलो या 130 रुपये का उत्पादन हुआ क्या? तो ये क्या, किसकी समस्या है? यह दोहरी गणना की समस्या है। ये भी जुड़वाएगा, ये भी जुड़वाएगा और वो भी जुड़वाएगा। तो 3 किलो उत्पादन, अगर तीनों अलग अलग मूल्य जोड़ें तो 130 रुपये का उत्पादन यानी 3 किलो उत्पादन देश में होता है। जबकि वास्तव में उत्पादन तो क्या हुआ है? केवल 1 किलो गेहूं का ही तो हुआ। इस गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनी। तो देश में उत्पादन तो केवल 1 किलो मूल्य का यानी मात्र 30 रुपये का हो रहा है। तो इससे दोहरी गणना से बचने के लिए अब क्या किया जाएगा? ठीक है। अतः उत्पादन का वास्तविक मूल्य निकालने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटाने से अपने आप ही जो आएगा वो मूल्य वर्धित हो जाएगा। ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु के लिए क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे इसको? इसके लिए किसान के उत्पादन का मूल्य और आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्यवर्धित मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य घटाने के क्या करेंगे? किसान के उत्पादन का मूल्य प्लस आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य, आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य यानी मूल्यवर्धित। क्या? मूल्यवर्धित। जो मूल्य एक्चुअल मूल्य जो आएगा वो मूल्यवर्धित होगा। ठीक है। प्लस बेकरी के उत्पादन का वास्तविक मूल्य, बेकर के उत्पादन का वास्तविक मूल्य ठीक है। तो इससे आपको जो है मूल्यवर्धित निकल जाएगा, इससे वास्तविक उत्पादन का मूल्य निकल जाएगा। आप क्या कैसे करेंगे? किसान के उत्पादन का वास्तविक मूल्य क्या है? 30 रुपये। किसान ने किसी से नहीं खरीदा, कच्चा माल किसी से नहीं खरीदा, तो किसान के उत्पादन का जो है उत्पादन का सही मूल्य, क्योंकि यहीं से अन्य चीज़ें बनी हैं, तो उसके तो मूल्य को कितना जोड़ेंगे? 30 रुपये पूरे के पूरा जोड़ेंगे। ठीक है। अब आटा चक्की वाले के उत्पादन का वास्तविक मूल्य कितना होगा? तो आटा चक्की वाले के उत्पादन का कुल मूल्य हो गया 30 से बढ़ा करके उसने कितना कम रुपया कमाया? 40 में बेचा। इसका मतलब कितने रुपए कमाए उसने? तो वास्तविक मूल्य, गेहूं तो यही है, गेहूं तो वही है, आगे से आगे जा रहा है, आटा बन के जा रहा है। तो उसने वास्तव में आटा चक्की वाले ने कितने कमाया? 10 रुपये कमाया। तो उसका वास्तविक मूल्य यानी मूल्यवर्धित कितना आएगा? 10 रुपये। प्लस बेकर के उत्पादन का वास्तविक मूल्य यानी मूल्यवर्धित क्या आएगा? तो 40 से उसने बढ़ा करके कितना किया? 20 रुपये। तो 20 रुपये का उत्पादन यानी 40 रुपये का आटा खरीद के उसने 20 रुपये कमाए, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा?
20 रुपये। तो इससे मूल्य वर्धित वास्तव में कितना आ जाएगा, 30 और 10 40 और 20 60। तो 60 रुपये में वास्तव में अंतिम वस्तु का मूल्य भी क्या है, 60 रुपये। 60 रुपये में ब्रेड बेचता है, आ गया ना। तो ये कहलाएगा मूल्य वर्धित। ठीक है, ये अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु से पहले जो मूल्य वर्धित निकलेगा, मूल्य वर्धित मतलब जो मूल्य बढ़ा करके उन्होंने जोड़ा है उसको ही जोड़ेंगे। तो उन्होंने मूल्य वर्धित कितना जोड़ा, आटा चक्की वाले ने 10 रुपये जोड़ के बताया और बेकर ने 20 रुपये जोड़ के बताया, तो इन दोनों के मूल्य वर्धित जुड़ जाए। किसान का पूरा मूल्य है, ठीक है, किसान ने 30 रुपये में बेचा, तो 30 + 10 + 20 बराबर 60 रुपये मूल्य वर्धित होगा। ठीक है, तो सही मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 30 + 10 + 20 यानी 60 रुपये। इस प्रकार 1 किलो उत्पादन का सही मूल्य 130 ना होकर के कितना होगा, 60 रुपये होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना या भ्रामक गणना से बचने के लिए मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मूल्य वर्धित आ जाएगा। इसने मूल्य वर्धित कितना है, 10 रुपये, और इसके मूल्य वर्धित कितना है, 20। इसका मूल्य वर्धित तो 30 रुपये ही है, तो ये तो वस्तु वही हो। यहाँ पर 30 रुपये है प्लस इसका मूल्य वर्धित 10 रुपये और इसका मूल्य वर्धित कितना है, 20 रुपये। तो तीनों का मूल्य करके जोड़ करके 60 रुपये और 60 रुपये अंतिम वस्तु का मूल्य है। इसका मतलब अंतिम वस्तु के मूल्य में सभी प्रकार की मध्यवर्तित वस्तुओं के मूल्य ऑलरेडी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस 60 रुपये में बेकर का मूल्य जो है, उत्पाद बेकर का अंतिम जो है मूल्य वर्धित जुड़ा होगा, आटा चक्की वाले का होगा और किसान का भी होगा। तो अंतिम वस्तु के मूल्य में सभी मूल्य ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, इसी को कहते हैं मूल्य वर्धित। ठीक है, इस प्रकार तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना या भ्रामक गणना से बचने के लिए क्या किया जाता है, मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। यही है आपके राष्ट्रीय आय के मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, क्लियर है ये, उससे एग्जाम्पल को समझा दोगे तो इसे मूल्य वर्धित का प्रयोग किया जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, शक्कर वाला उदाहरण ले सकते हो या कपड़े वाला उदाहरण ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो ये तो उनका वास्तविक मूल्य है, बाजार मूल्य है ये, और ये मूल्य वर्धित है। ठीक है, और मूल्य वर्धित को ही जोड़ा जाता है। ये मूल्य वर्धित है 10 रुपये, ये मूल्य वर्धित है 20 रुपये और ये वास्तविक मूल्य। तो तीनों को जोड़ करके अंतिम वस्तु का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो मूल्य वर्धित, इस विधि को कहते हैं मूल्य वर्धित निकालना, और इसी से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती। अब इसमें एक चीज और आती है, उसको ध्यान रखना। आप मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, इसको कहते हैं मूल्यह्रास। क्या होता है मूल्यह्रास? मूल्यह्रास हमेशा किस में आता है, पूंजीवती चाहे सॉरी कौन सी पूंजीगत वस्तुओं में मूल्यह्रास आता है, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं लंबी समय तक चलती है और दूसरी बात उत्पादन में वो योगदान देती है, तो उसमें टूट फूट आएगी। देखो जैसे मशीन है, ठीक है, कोई औजार है, तो उसमें टूट फूट आएगी, घिसावट आएगी। ठीक है, परिवर्तन मूल्य आएगा, रखरखाव खर्च आएगा, रखरखाव खर्च भी आएगा ना, उसको वापस समय समय पर रखरखाव करना पड़ेगा। जैसे मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज करना पड़ेगा, समय समय पर टायर चेंज करने पड़ेंगे, तो रखरखाव खर्च, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, तो ये रखरखाव खर्च में आ जाए। टूट फूट आएगी, जो भी खर्चा पुर्जे खराब होते हैं उसको टूट फूट, उसमें घिसावट आती है, पुर्जों को बदलना पड़ता है। परिवर्तन मूल्य आता है, उसको एक्सचेंज करने का मूल्य आता है। तो इन सारे मूल्यों को जो है किस में रखा जाता है, मूल्यह्रास में। तो मूल्यह्रास की परिभाषा क्या हो गई कि उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों में टूट फूट, घिसावट, रखरखाव खर्च आदि हानियां होती है, और कभी कभी पुरानी मशीनों को जो बेकार हो जाती है उसे बदलना भी पड़ता है। परिवर्तन मूल्य नहीं बदलना पड़ता, उसके जगह नई वस्तु लेनी पड़ती है, नई वस्तु को खरीदना पड़ता है। तो इसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। तो मूल्यह्रास में क्या क्या सम्मिलित होता है, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट, घिसावट, परिवर्तन मूल्य और रखरखाव खर्च, इन सब को सामूहिक रूप से जो पूंजीगत वस्तुओं में आता है, ये एक तरह की हानि होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये हानि किसी को प्राप्त नहीं होती है। पूंजीगत वस्तु की जो ये हानि है वो न तो उत्पादनकर्ता को प्राप्त होती है, ना सरकार को प्राप्त होती है, और ना
उपभोक्ता को प्राप्त हो। तो ये एक तरह से वस्तु की हानि है, तो उसी को जो है हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास एक तरह से वह हानि है जिससे उत्पादन प्रक्रिया में शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर जोड़ना है तो पूंजीगत वस्तुओं में मूल्यह्रास आएगा, इसलिए क्या किया जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं में मूल्यह्रास आएगा और मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये पहली विधि समझ में आ गई आपके, उत्पादन विधि या मूल्य संवर्धन विधि। ठीक है, अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की। ये है आय विधि, इनकम मेथड। राष्ट्रीय आय की गणना की दूसरी विधि आय विधि। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं आय विधि नाम से पता लग रहा है कि उत्पादन की जो आय है, उपभोक्ता की, अर्थव्यवस्था में वस्तुएं खरीदते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता उत्पादन के क्या होते हैं, उत्पादन के साधन भी होते हैं भाई। उन्हीं से, उपभोक्ताओं में से तो उत्पादन के साधन निकलते हैं भाई। उसमें कोई श्रमिक है, कोई मजदूर है, कोई प्रबंधक है, कोई पूंजी, जिसकी पूंजी लगी हुई है। ठीक है, तो उपभोक्ता के उत्पादन के साधन, ये उत्पादन के साधनों की जो आय होती है, ठीक है, जो पारिश्रमिक के रूप में चुकाया जाता है उनको, जैसे भूमि को लगान या किराए के रूप में चुकाया जाएगा, ये उनका पारिश्रमिक है। भूमि का पारिश्रमिक क्या है, लगान या किराया। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, ब्याज। श्रम का पारिश्रमिक क्या है, मजदूरी। और प्रबंधक का पारिश्रमिक क्या है, वेतन। ठीक है, तो इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन के साधनों की जो आय होती है उस आय को जोड़ लिया जाता है। जैसे देश में जितनी भी भूमि है उस सब के लगान या किराए को जोड़ लो, जितनी भी पूंजी लगी हुई है देश में, निवेश की गई है, उस सब पूंजी के ब्याज को जोड़ लो, प्लस जितना भी श्रमिक हैं वो कोई ना कोई आय प्राप्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं मजदूरी करके, तो उनकी मजदूरी को जोड़ लो, और जितना भी वेतन है उस प्रबंधक जो कोई ना कोई वेतन कमाते हैं किसी न किसी फैक्ट्री में काम करके, मैनेजमेंट करके, तो उस सब के वेतन को जोड़ लो। तो अगर हम लगान या किराए को देखें तो इसको कह दें आर, रेंट। इसको क्या बोलते हैं, रेंट जोड़ लो। जितना भी जमीनें हैं जो किसी ने उधार दे रखी है, किराए पे दे रखी है, या खुद उसका प्रयोग कर रहे हैं, या कृषि भूमि है तो उसका लगान है तो उसको जोड़ लो। ब्याज, ब्याज को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को जोड़ लो। ठीक है, और रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। वेजेज, मजदूरी है उत्पादन के साधनों की, तो वेजेज को जोड़ लो, तो ये क्या होगा, मजदूरी। प्लस प्रबंधक को जो है जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो उसको जोड़ने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा, इन सबको जोड़ने के बाद जो बचेगा यानी लाभ, इसमें प्रबंधक और वेतन आपके दोनों का साथ जोड़ लो, साहसी का। तो साहसी का प्रबंधक या वेतन है। कुछ इकोनॉमी अर्थशास्त्र में क्या होता है, अकाउंट में प्रबंधक और सहायक साहसी एक ही होता है, तो इसको अपन प्रॉफिट जोड़ दें। अलग अलग हो गए तो यही वेतन और मजदूरी इसको दोनों को जोड़ लो साथ में। ठीक है, लाभ हानि, तो ये आपके हो गया प्रॉफिट। तो जब इनको चारों को जोड़ लेंगे तो ये अर्थव्यवस्था में आय आ जाएगी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन है वो कितनी आय कमाते हैं। ठीक है, तो इस विधि में, आय विधि में मतलब क्या हो गया कि उत्पादन के जो साधन लगे हुए हैं उत्पादन करने में, उनके पारिश्रमिक का योग कर दिया जाता है। तो ये तो देश के लोगों की आय हो गई, अब विदेशों से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, NFIA जोड़ दिया जाएगा। NFIA क्या होगा, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है,
भारत के लोग विदेशों में कमाते हैं और विदेशों के लोग भारत में कमाते हैं, उन दोनों का अंतर क्या होगा? NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसको जोड़ लिया जाता है, क्योंकि ये तो देश के लोगों की आय जो देश में उत्पादन कर रहे हैं वो, ठीक है, और ये विदेशों में कमाने वाले लोग हैं, तो वो भी तो देश की, वो भी तो लोगों की आय है कि नहीं। एक आदमी सऊदी अरब में कमाता है 10,000 रुपये महीने का, तो वो इनकम कमाएगा, अब वो आय अपनी कहाँ भेजेगा? देश में भेजेगा, तो NFIA जुड़ जाएगा। तो इन सबको जो अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहलाएगा आपके NNI, यानी नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो उससे आय विधि से गणना इस प्रकार की जाती है। तो आप विधि से ध्यान रखना, अगर इसको लिखेंगे आय विधि होती क्या है, तो आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन के साधनों की आय का योग किया जाता है। किसका योग किया जाता है? उत्पादन के साधनों। उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। तो उत्पादन के साधनों की आय का क्या किया जाता है? योग किया जाता है, यानी W प्लस I प्लस P प्लस R, इन सबको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो हम देश जानते हैं कि एक देश में उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस, ये उत्पादन के साधन होते हैं। और इनको क्या क्या पारिश्रमिक मिलता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान या किराया। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी। प्रबंधक और साहस का पारिश्रमिक क्या है? वेतन और लाभ हानि, ठीक है। तो इन सबको अगर जोड़ लिया जाए, यानी श्रम को मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान या किराया और साहसी को जो लाभ या हानि होती है उनको वितरित कर दिया जाता है। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए, अतः इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या किया जाता है? इन सभी साधनों की आय को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ये कहलाएगा सकल राष्ट्रीय आय। इन चारों को अगर जोड़ेंगे अपन तो ये तो हो गई आपके, क्या होगी? सकल राष्ट्रीय आय। ये होगी GNP, होगी GNP होगी। सकल राष्ट्रीय आय, देश के अंदर जो इनकम होती है वो राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो अगर इनमें जोड़ा जाए, यदि सकल राष्ट्र लाभ, सकल मजदूरी, इन सबको क्या किया जाता है? अगर सकल लाभ जोड़ लिया जाए प्लस सकल मजदूरी जोड़ ली जाए, जितने भी अर्थव्यवस्था में मजदूर हैं उन सब की मजदूरी को जोड़ दिया जाए, कि एक श्रमिक की मजदूरी है, और जितने भी श्रमिक है देश में कोई ना कोई काम करके मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो गई? उनका योग क्या होगा? सकल मजदूरी, ठीक है। और इन सबको जोड़ लिया जाए, यानी सकल मजदूरी जोड़ दी जाए, सकल ब्याज जोड़ दिया जाए, अर्थव्यवस्था में जितना पैसा लगा हुआ है निवेश में उन सब के ब्याज को जोड़ दिया जाए, ठीक है। इन सब के प्रतिफलों का योग या सकल लाभ को जोड़ लिया जाए, तो इन सब का योग, प्रतिफल का जो योग होगा वो क्या होगा? सकल राष्ट्रीय आय, यानी GNP कहलाएगा, ठीक है। तो इस विधि में, यानी आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सूत्र क्या लगाएंगे? सकल राष्ट्रीय आय, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या करेंगे? सकल राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय बराबर सकल मजदूरी इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सूत्र क्या आएगा? सकल मजदूरी प्लस सकल ब्याज प्लस सकल लगान या किराया प्लस लाभ, जो भी उत्पादन के साधनों को जो है प्रबंधक को या राशि को लाभ होता है उसको लाभ, प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होता है इसे, ठीक है। तो मूल्यह्रास तो इसमें ऑलरेडी जुड़ा होता है क्योंकि हम मूल्यह्रास निकाल नहीं रहे, ठीक है। और इसमें जोड़ दिया जाए तो ये जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा सकल राष्ट्रीय
आय, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, या जो GNI सॉरी ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। अब इसमें अगर जोड़ दिया जाए किसको, इसमें NFIA को जोड़ दिया जाए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो इसको जोड़ दिया जाए प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड यानी विदेशों से, नेट फॉरेन इनकम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो ये जो बन जाएगा, इसके बिना तो ये क्या रहेगा, GNI रहेगा, और अगर इसको भी जोड़ लिया जाए साथ में तो ये क्या रहेगा, NNI, यानी शुद्ध विदेशी जो है राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगी, ठीक है भाई। तो इसके सूत्र में ये कर दिया जाएगा कि GNI अगर है तो GNI में केवल ये जुड़ा होगा क्या, सकल मजदूरी, सकल ब्याज, लगान और लाभ और किराए मूल्य, और अगर इसमें इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये कहलाएगा NNI, यानी विदेशों से प्राप्त, यानी तो सूत्र क्या होगा, NNI बराबर W प्लस I इंटरेस्ट प्लस रेंट किराया प्लस प्रॉफिट प्लस NFIA, ये हो गया आपका सूत्र NNI। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ये सूत्र लगाया जाता है, क्योंकि विदेशों से प्राप्त विदेशी, दो देश के लोग विदेशों में भी कमाते हैं, ठीक है। तो इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न सूत्र लगाया जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है भाई। तो ये आपने आज हमने पढ़ लिया दूसरी विधि, आय विधि, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास में तीसरी विधि पढ़ेंगे जो है व्यय विधि, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।